नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। आज के हमारे स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्टर में हम सीखेंगे कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एन एक्वायर्ड कस्टमर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आपको आपके कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू पता चल जाता है कि वो कस्टमर आपके पास कितनी देर तक रहने वाला है और कितना जो आपको लाइफ टाइम के लिए कितनी जो रेवेन्यू देके जाएगा, तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपनी कम कॉस्ट पे मार्केट में लेके आते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में एक टर्म के बारे में डिस्कस किया, कोका क्या है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कि इसमें आपको क्या देखना होता है कि आप कितना पैसा खर्च करके एक कस्टमर को एक्वायर करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्केटिंग बजट है वो 10,000 है, आपने अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 1,000 रुपया लगाया किसी भी प्रकार से, लाइक एडवर्टाइजिंग के थ्रू या किसी भी और मोड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है वो 1,000 रुपये आ जाएगी और वो कस्टमर किसी भी रूप में आपकी सर्विस जो है, मतलब जो कोई सर्विस है या कोई आपकी सोल्यूशन है, जो भी कोई भी प्रोडक्ट है, उसको बाय करता है। लेकिन वो जो कस्टमर है वो कितने समय तक आपका जो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, वो सोल्यूशन है, उसको यूज करता रहता है, बाय करता रहता है। इसे हम कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कस्टमर। मान लीजिए आपने कोई तेल का कुआं लिया है और उसकी खुदाई के लिए आपको $10 बिलियन लग गए। अब आप देख रहे हैं कि उसके वो $10 बिलियन जो डॉलर है वो मेरे को 30 साल तक जो है कुआं है वो रेवेन्यू देता रहेगा। सो उस कुएं की जो लाइफ टाइम वैल्यू होगी वो 30 साल हो गई। और इसी की एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आपने कोई मशीन बाय कर लिया और उसकी एस्टैब्लिशिंग कॉस्ट 10 लाख है और आपको पता है कि ये मशीन मेरे को आगे 10 साल तक काम देने वाली है और उसकी जो कॉस्ट होगी, जो उसकी कोका होगी है, वो 1 लाख रुपए पर ईयर होगी है। लेकिन अगर आप उस 1 लाख रुपए से मतलब एनुअली जो आप है 50 लाख के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, इस प्रकार से जो आपकी लाइफ टाइम वैल्यू होगी मशीन की वो 50 गुना होगी। सो इसी प्रकार से आपको देखना है कि जो आपका एक्वायर्ड कस्टमर है, जो आपने कस्टमर एक्वायर किया है मार्केटिंग के थ्रू किया या किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू किया है, वो आपको लाइफ टाइम के लिए कितना वैल्यू देके जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको कि खर्चा कम हो और आपका रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट है, वो कस्टमर से ज्यादा हो। तो ये यहाँ पे एक इस प्रकार से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि आपका जो कोका है वो कम है और जो आपका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कस्टमर हो वो ज्यादा हो। क्योंकि अगर यहाँ पे आपका कोका ज्यादा हो गया और जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो कम हो गया, तो आपका जो है आपका बिजनेस में लॉस हो जाएगा। वो आपका जो कोर के अकॉर्डिंग आपके जो गोल्स फिक्स किए हैं आपने, जो आपका एजेंडा है बिजनेस का, वो रेवेन्यू अर्न करने का, वो कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इनपुट और आउटपुट का गेम है कि जो आपकी कोका है वो आपकी इनपुट है और आपकी जो लाइफ टाइम वैल्यू वो आपकी आउटपुट है। सो आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या है और ये किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, कि हमारे बिजनेस की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है और ये वायबल कितना है। कि अगर मेरा कोका ज्यादा हो गया तो मेरी जो है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं होगी और मेरा बिजनेस वायबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो मेरा कोका है वो लाइफ टाइम वैल्यू से कम है तो मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होगा और वायबल भी होगा। और इसके बाद कुछ स्टेप्स आते हैं कि जो हमारा कस्टमर आता है वो हमें किस किस तरीके से रेवेन्यू देगा। क्या वो वन टाइम रेवेन्यू देगा? मान लीजिए हमने मार्केटिंग की है किसी मशीन की, मशीन 50 लाख की है और उस 50 लाख से हमने जो हमारा जो कस्टमर है हमारे पास आता है कि वो हमारी मशीन को बाय करके चला जाता है। हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम आए ही ना हमारे पास, और इस प्रकार से ये यहाँ पे एक सिंगल टाइम रेवेन्यू हो गया। मोरओवर हम एक और एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट का। जैसे कोई कस्टमर घर बाय करता है, वो एक ही बार घर बाय करता है, वो बार बार घर बाय नहीं करता और हम एक बार में ही, लेकिन इसमें जो मार्जिन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि जो आपका एक बार में ही है वो रेवेन्यू निकल जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो रेकरिंग रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस आता है। ये भी एक काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए नेटफ्लिक्स ने एडवर्टाइज की है, 1,000 रुपया लगाया है, उसमें आपको कंटेंट दिखाया कि आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और उन्होंने एक कस्टमर हायर कर लिया और वो कस्टमर क्या करता है कि 300 रुपये पर मंथ में सब्सक्रिप्शन लेके वो उनकी जो फैसिलिटी है उसको एंजॉय करता है। लेकिन इसमें नेटफ्लिक्स ने 1,000 रुपये लगाकर एक कस्टमर एक्वायर किया और वो 300 रुपये में सस्ते रेट में उसको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं और वो जो कस्टमर है वो 3 महीने तक जो 300 पे करके जो है 1,000 रुपये पूरा करेगा। लेकिन उसके बाद जो होगी वो आपकी जो इनकम होगी वो प्रॉफिट में काउंट होगी। सो ये भी एक काइंड ऑफ रेकरिंग इनकम हो जाता है। इसके साथ ही आता है मेंटेनेंस आता है। जैसे कि मेंटेनेंस, आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, आपको उसका जब तक आप वहाँ पे रहते हो आपको कंटिन्यू उसका जो मेंटेनेंस चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है और वाटर फैसिलिटी चार्जेस है, इस प्रकार के जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे रहना बंद कर देते हो तब वो जो आपका मेंटेनेंस स्ट्रीम होता है वो खत्म हो जाता है, आपको कुछ पे करना नहीं पड़ता। इसके साथ ही एक पोर्शन आता है कंज्यूमेबल का। जैसे कि आपने कोई प्रिंटर बाय कर लिया, आपने वो
वो तो एक सस्ता सा बाय कर लिया, 3-4 हज़ार में बाय कर लिया, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस आती है महीने की, आपको जो उसके एडिशनल पार्ट्स होते हैं उसको यूसेज करने का, उसको मेंटेन करने का, वो जो खर्चा होता है वो भी एक काइंड ऑफ कंपनी के लिए रेकरिंग इनकम ही बन जाती है, कंपनी के लिए कंटिन्यू रेवेन्यू का सोर्स बन जाती है। और इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना अप सेल करके कस्टमर को सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स ने 1000 रुपया कोका लगाकर एक कस्टमर अक्वायर किया जो कि 300 रुपए पर मंथ में इंडिविजुअली एक आईडी चला रहा है, लेकिन यहाँ पे नेटफ्लिक्स उनको कहता है कि अगर आप 5 आईडीज लेते हैं तो आपको 800 रुपए पर मंथ में आपको मिलेगा। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो बनता तो 1500 रुपए है, लेकिन वहाँ पे वो उनको 800 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कस्टमर ऑटोमेटिकली सोचेगा कि यार देखो कि कहाँ मैं 300 रुपए पे करके इंडिविजुअली यूज़ करता था, अगर मैं 800 रुपए में 5 आईडी बाय करता हूँ तो मैं अपनी मदर को, अपने ब्रदर को, अपने फादर को, सबको एक आईडी दे सकता हूँ और अपना अलग से आराम से देख सकते हैं। सो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं कि एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को अपसेल करके एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप आता है, वो है कि आपको अपना जो ग्रॉस मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट फॉर योर ईच रेवेन्यू स्ट्रीम पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स का आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आने वाला है। मान लीजिए आप अपने कस्टमर को 100 रुपये में एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसमें आपका जो कोका है वो 20 रुपये है, तो आपको जो अल्टीमेटली जो है 80% है वह ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। सो इस प्रकार से आपको अपने प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का जो भी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है, जो आपका कोका है वो हमेशा आपके ग्रॉस प्रॉफिट से कम होना चाहिए। और नेक्स्ट जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपलसरी फैक्टर आता है, वो है कि कस्टमर का रिटेंशन रेट क्या है, कि वो कस्टमर को आप कितने टाइम तक अटेन करके एक्वायर करके रख सकते हो। यहाँ पे मैं फिर आपको नेटफ्लिक्स की एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखिए अगर कस्टमर को एक्वायर करने में नेटफ्लिक्स ने 1000 रुपये लगा दिए और 300 रुपये पर मंथ में उसको सब्सक्रिप्शन दे दी, और लेकिन अगर किसी कारणों से कस्टमर को वो कंटेंट अच्छा नहीं लगा या वो 300 रुपये महंगे लगे, वो उसने 1 महीना यूज़ किया और फिर उसने वो छोड़ दिया। इसमें क्या होगा कि इवेंचुअली जो है कि रेवेन्यू का लॉस होगा, हमारे बिजनेस का लॉस होगा, क्योंकि जो लाइफ टाइम वैल्यू वो कम हो जाएगी, हम अपने कस्टमर को रिटेन करके नहीं रख पाए। और इसके लिए हमें अपना जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी या जो भी जहाँ भी कोई लैक हुई है कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या कंटेंट के रिगार्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए जो ऑपरेशंस करते रहने चाहिए। उसके बाद जो हमारा 6th स्टेप आता है वो ये है कि लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, कि परचेजिंग रेट क्या है। जैसे कि रियल एस्टेट की बात की थी कि कस्टमर एक बार घर बाय कर लेता है और वो दोबारा नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अगर हम मोबाइल फोन की बात करें, जैसे कि एप्पल है वो हर साल अपना एक नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आता है कि नया प्रोडक्ट अपडेशन के साथ लॉन्च करता है। और यहाँ पे हमें देखने वाली बात यह है कि जितनी भी प्रोडक्ट की लाइफ ज्यादा होगी उतना ही वो प्रोडक्ट हमारे लिए कमजोर होगा, क्योंकि वो दोबारा नहीं बिकेगा। सो ये भी एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त वो लाइफ ऑफ प्रोडक्ट है उसको भी ध्यान में रखना होगा। सो आप क्या है कि अपनी जो कंटिन्यू रेवेन्यू है उसको अर्न कर सकें। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, 7th पॉइंट आता है, वो ये है कि कस्टमर्स का परचेजिंग रेट क्या है। मतलब कि वो एक प्रोडक्ट बाय करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बाय करने में कितना टाइम लगाता है, कि इसके लिए भी आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कस्टमर है वो शोरूम में गया, उसने देखा कि बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले हो रखा है सामान और वो खुश होकर कोई एक प्रोडक्ट बाय कर लेता है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि वो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कब बाय करेगा, कितने टाइम पीरियड में बाय करेगा। सो जैसे मैंने बोला कि इसके लिए आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी, आपकी जो डीलिंग है, जो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं कि उसकी परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब में दम होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। सो ये वो 7 स्टेप हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है लाइफ टाइम वैल्यू है क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेप सूटेबल है। और हम आगे बढ़ते हैं कि ये लाइफ टाइम वैल्यू के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट आता है कि मोर सेविंग, कि अगर आपको अच्छे तरीके से जो लाइफ टाइम वैल्यू आपने क्रिएट की हुई है, आप जानते हैं उसके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर के बारे में, तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि आपको कम खर्चे में जो होगा आप एक अच्छा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, और इससे क्या होगा आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है बेटर मार्केटिंग, कि आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी, कि अगर आपको लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में पता होगा, आपको प्रॉपर सब फैक्टर्स के बारे में पता होगा, तो आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी। और थर्ड पॉइंट है इनकरेज योर ब्रांड लॉयल्टी, कि अगर कस्टमर को आप एक बेस्ट चीज दे रहे हो तो वो आपकी काइंड ऑफ लॉयल्टी बन जाएगी, कि कस्टमर किसी और के पास नहीं जाएगा, सिर्फ आपके पास ही आएगा। जैसे कि भाई देखिए हम यूजली सुनते हैं कि हाँ भी मैं तो नेटफ्लिक्स पे ही जाता हूँ, मैं तो उबर ही यूज करता हूँ, मैं तो स्विगी से ही खाना मंगवाता हूँ। सो ये काइंड ऑफ आपकी ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है कस्टमर के लिए, कि कस्टमर आपके ब्रांड के लिए लॉयल हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपकी अल्टीमेटली सेल भी बढ़ेगी,
सेल बढ़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा। टाइम कैसे बचेगा? क्योंकि आपको कोई नए कस्टमर्स को चेज करने पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या होगा कि जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, वो आपको कंटिन्यू लॉयल कस्टमर है, आपको उनको ही आपके साथ जोड़े रखने के लिए आपके प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन जो अपडेशन है करनी होगी। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो आप अपना लाइफ टाइम वैल्यू से अटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेप आता है, हाउ टू कैलकुलेट आवर लाइफ टाइम वैल्यू, कि हम अपना जो लाइफ टाइम वैल्यू है उसको कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल किया, उसमें जो आपका 50% प्रॉफिट है और आपका 20% कोका है, और ये जो आपका 50% प्रॉफिट है ये 10 महीने तक चलता है, तो ये आपकी जो लाइफ टाइम वैल्यू वो हो गई 50 इंटू 100 500 होगी। तो आपने 20% कोका के साथ आपने 500 रुपए कमा लिए। सो ये आपकी लाइफ टाइम वैल्यू हो गई। इन शॉर्ट जो आपकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, जो आपका प्रॉफिट है वो कितने टाइम के लिए आने वाला है, कि अगर 6 महीने तक आने वाला है, साल तक आने वाला है, तो वो आपका जो होता है लाइफ टाइम वैल्यू हो गई। सो आज की हमारी इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हमने अपना जो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कस्टमर है उसको अटेन करना है, स्टेबल करके रखना है और किन किन स्टेप्स के थ्रू रखना है। इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल के साथ भी समझाया। सब आपको देखना होता है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपका किस तरह का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपने किस प्रकार से अपनी जो है कौन सा स्टेप आपके बिजनेस के सूटेबल होगा, जिससे आप अपने जो प्रोडक्ट की है, अपने कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है उसको अटेन करके रख सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।